नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं तो डॉक्टर कमर चीमा का वीडियो है और साजिद तारड़ साहब वापस लौट गए हैं यूएस और उन्होंने बताया है कि भारत में उनके दिन कैसे गुजरे, भारत में क्या क्या बदल गया है, भारत कितना डेवलप हो गया है, इस बारे में उन्होंने बात की है। तो बड़ा मजेदार रहने वाला है, इस वीडियो को देखना। चलिए देखते हैं। तार साहब, बड़े दिनों बाद आज आपसे बात हो रही है। आप अपने ट्रिप में थे और आप दिल्ली, चंडीगढ़, इंदौर और वहाँ से फिर आप अबू धाबी और दुबई आए। तो हमने आप समझा कि आप बड़े थके भी होंगे और बड़ी कंसेक्टिव ट्रैवलिंग थी, तो आपको तंग नहीं किया। और मैं चाहता था कि जो आपके आखिरी दिन इंडिया में गुजरे एंड देन वो आप वापस मंदिर में भी गए अबू धाबी में, एंड देन दुबई में भी आपने काफ़ी कल्चर देखा। ज़रा हमसे ये आखिरी जो आपका ट्रिप था, आखिरी दिनों का जो ट्रिप था, इसके एक्सपीरियंसेस शेयर करें। व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू मेट, व्हाट काइंड ऑफ अ कल्चर यू सा, बहुत सारी बिल्डिंग्स आपने देखी। प्लीज़ डू शेयर विद अस सर। चीमा साहब, मैं बल्कि अपने उस ट्रिप के आखिरी जो लम्हात है वो शेयर करना चाहूंगा और खासकर ये बताना चाहूंगा कि इस दफा मैं अमेरिका वापस आया हूं तो मेरी क्या फीलिंग्स थी। चीमा साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा जो आखिरी लेग ऑफ द ट्रिप था, आई वेंट टू हरमंदर साहब, टू अमृतसर। और उसके बाद वहां से जब वापस आए तो न्यू दिल्ली में एंड वी फ्लू फ्रॉम देयर। मेरा एक्सपीरियंस इस दफा न्यू दिल्ली एयरपोर्ट जब डिपार्चर था उसका उस बिजनेस लाउंज से हुआ, जो वो एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूंगा। मैं अभी तक जितने एयरपोर्ट्स पे सबसे ज्यादा गया हूं, जो जिसको मैं सबसे ज्यादा लग्जरी कंसीडर करता हूं, लग्जूरियस कंसीडर करता था, वो कतर का जो था, दोहा एयरपोर्ट का, उसका बिजनेस लाउंज को मैं समझता था कि दैट इज एन एक्सट्रीम ऑफ लग्जरी। लेकिन मेरी आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह गई जब मैंने न्यू दिल्ली के अंदर उनका बिजनेस लॉन्च देखा। 3 लॉन्च थे। एक जो लॉन्च था जिसमें मैंने कुछ टाइम गुजारा, आई वाज शॉक्ड कि उसके अंदर वर्किंग जिम उसके अंदर था, शावर्स थे मौजूद, स्लीपिंग पार्ट्स थे उसके अंदर मौजूद, और ब्यूटीफुल थी, अमेजिंग। मैं आई कैन नॉट एक्सप्रेस माय फीलिंग्स कि आप उसको देख कर ये अंदाजा लगाते हैं कि हाउ हाउ दिस कंट्री इज मूविंग फॉरवर्ड टू compete to the rest of the world। बल्कि दे हैव अमेरिका, मैं अब उसको ये बिल्कुल मेरे जानने वाले देखने वाले अक्सर ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत को कंपेयर ना किया करें। मैं समझता हूं वो बात उनकी काफी हद तक ठीक है। अब उनको कंपेयर मैंने करूंगा वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ, अमेरिका के साथ। अब जो मैंने दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर देखा है और जो चंडीगढ़ के अंदर चीजें मैंने देखी हैं चीमा साहब, वो चीजें अब अमेरिका के अंदर भी नहीं मौजूद। और मैं इस चीज का सबसे बड़ा नाकिद रहा हूं, इसका सबसे बड़ा सपोर्टर रहा हूं कि कौमें लीडर लीड करते हैं, लेकिन कौमों के अंदर एपेटाइट होनी चाहिए तरक्की की, उनके अंदर अर्ज होनी चाहिए, विल होनी चाहिए। और वो विल अब मुझे ईस्ट से नजर आ रही है, वो मुझे अब भारत से नजर आ रही है। भारत से पहले चाइना में थी। चाइना ने बड़े शॉर्ट पीरियड के अंदर तरक्की की। जब मैं यहाँ आर्टिकल पढ़ता था कि किस तरीके से चाइनीज स्टूडेंट चाइनीज इंस्टीट्यूशन से पढ़ के वापस जा रहे हैं, फिर मैंने ये आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू किया कि भारत के स्टूडेंट जो हैं वो भारत यहाँ यूनिवर्सिटियों से पढ़ के वापस जा रहे हैं इस वक्त। बल्कि मुझे याद है कि अब से कुछ अर्सा पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था ब्रेन ड्रेन की जगह ब्रेन रिटर्निंग बैक टू इंडिया, जिसमें खासकर कनेडियन, अमेरिकन और ब्रिटिश जो भारतीय लोग थे, एक तो उनको पैकेजेस अच्छे मिल रहे हैं, अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं, और दूसरा ये है कि अपनी मर्जी की चीजें। खासकर चीमा साहब, एक चीज शेयर करना चाहूंगा, मेरी तस्वीर हरमंदर साहब के साथ है। मेरे लिए सबसे बड़ा एक वाक्य आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरा ये तीसरा ट्रिप था हरमंदर साहब में। हरमंदर साहब बड़ा स्पिरिचुअली मेरे लिए सबसे ज्यादा उसमें जो फीलिंग्स होती हैं कि आपको पता है जो पंजाब की हमारी जो जट बरादरी है सारी, हमारी एंड सिस्टर सारे सिख थे, तो उस वजह से स्पिरिचुअली हमारी बॉन्डेज है उस जगह के साथ। मैं जब 3 दफा गया हूं हरमंदर साहब, तीनों दफा अरदास का टाइम हुआ जब व्हेन आई एम इनसाइड द हरमंदर साहब, व्हिच इज कंसीडर वेरी सीक्रेट इन द सिख रिलीजन। मेरे लिए इस ऑनर और इस मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज की बात है और बड़ा स्पिरिचुअल मोमेंट होता है। मैं बिलखसूस ये शेयर करना चाहूंगा ये एक बात
चीमा साहब, मैं चर्चेज में भी जाता रहता हूं, मंदिरों में भी जाता हूं, गुरुद्वारों में भी, मस्जिदों में भी, मैं उम्रा भी हर दूसरे साल करने जाता हूं। जहां भी लोग इबादत कर रहे होते हैं, जहां भी लोग हम्बल होते हैं, वहां पे आपको यू फील स्पिरिचुअलिटी, यू फील के देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। तो एग्जैक्टली द सेम फीलिंग्स आई हैड व्हेन आई वाज इन हरमंदिर साहब। फिर अमृतसर मैंने जो टाइम गुजारा, वापस आया, और मैं एयरपोर्ट जिस तरह आपके साथ शेयर कर रहा था। देखिए कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। कम से कम साजिद तारड़ साहब ने ये बात तो मानी कि वो अपने रूट्स को जानते हैं, और अपने रूट्स को बताने में मैंने कभी नहीं देखा है कि तारड़ साहब ने कभी शर्मिंदगी महसूस की हो कि हमारे एंसेस्टर जो थे वो सिख थे और हम सिख बिरादरी से हैं, भले ही बाद में कन्वर्ट हो गए। मैं यही कहता हूं, आपने रिलीजन बदला है, आप अपने पुरखे नहीं बदल सकते, आप अपने बड़ों को नहीं बदल सकते, आप अपने रूट्स को नहीं बदल सकते। आपकी शाखाएं जिस तने से, जिस जड़ से जुड़ी हैं, आप उनको स्वीकार करना सीखिए और उसमें शर्मिंदगी महसूस मत करिए। अगर कोई पाकिस्तान में जानता है कि मेरे रूट्स हिंदू फैमिली से जुड़े हुए हैं, तो उसको स्वीकार करने में नहीं है कि मेरे फोर फादर्स हिंदू थे, लेकिन आपको फिर वो रिस्पेक्ट भी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो रिस्पेक्ट आप हमें नहीं दे रहे हो, हिंदुओं को नहीं दे रहे हो, वो रिस्पेक्ट आप अपने बड़े बुजुर्गों को दे रहे हो जो आज से कई पीढ़ियों पहले हिंदू हुआ करते थे या सिख हुआ करते थे। मेरा पॉइंट समझिए, आप रिस्पेक्ट हमें नहीं दे रहे हो, आज के हिंदुओं को नहीं दे रहे हो, आप रिस्पेक्ट अपने पूर्वजों को दे रहे हो, फोर फादर्स को, अपने बुजुर्गों को, जो आज से शायद 5 पीढ़ी पहले, 10 पीढ़ी पहले, 15 पीढ़ी पहले हिंदू थे या सिख थे या जट थे। तो अगर आप हमें बुरा भला कहते हो तो एक्चुअल में आप हमें बुरा भला नहीं कह रहे हो, आप अपने एंसेस्टर्स को बुरा भला कह रहे होते हो। और जो लोग अपने एंसेस्टर्स को बुरा भला कहते हैं, वो कौम कभी आगे नहीं बढ़ पाती है, और पाकिस्तान इसका जीता जागता उदाहरण है। तो उसके बाद जब अबू धाबी आया, अबू धाबी में भी मैंने देखा कि वहां पे बिलखसूस मुझे जाके वहां पे शेख जायद ग्रैंड मॉस्क देखने का मौका मिला। ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर और लोगों का फ्लड, फॉरेनर्स का, और सारा मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर। उसके बाद मुझे मौका हासिल हुआ कि मैं बैप्स मंदिर गया। मेरी ख्वाहिश थी उसको देखने की, जब से वो खुला है, मुझे लकीली एक मौका मिला जाने का। तो उसमें जाके मैंने देखा, बल्कि मेरे साथ जसदीप साहब थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो पानी है वो गंगा जमुना से लाया गया है, पानी वहां रखा गया है। मूर्तियां सारी की सारी जो है वो भारत से बन के गई हैं। 7 उसमें मुख्तलिफ एंगल्स उसमें लगाए गए हैं, जो 7 एंगल 7 गल्फ स्टेटों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने वहां पे एक आए है वहां से, उससे भी मंदिर का व्यू किया, उसको देखा। इट वाज अ मार्वलस स्ट्रक्चर मेरे ख्याल में। और उसके बाद और बड़ी दूर से नजर आता है, मैं बिलखसूस शाम के वक्त गया था, तो चारों तरफ से वो बड़ी दूर से नजर आता है। मंदिर जो है इज वर्थ सीइंग इट। उसके बाद चीमा साहब, वहां पे मैं मिरेकल गार्डन गया, जो कि अब जो मंदिर बना है अबू धाबी वाला, वो इतना जबरदस्त है और वो खुल गया है पब्लिक के लिए, और मैं उसका एक वीडियो आपको दिखा देता हूं। क्या भीड़ आ रही है वहां पर, और ये भीड़ सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, ये भीड़ सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें हर जगह के मुसलमान हैं। और क्या जबरदस्त मंदिर बना है अबू धाबी में, बहुत जबरदस्त। तो मैं बहुत थैंक यू करना चाहूंगा यूएई का, यूएई की सरकारों का, यूएई के जो राजा हैं, बादशाह हैं, उनको, कि भाई आप लोगों ने बहुत गजब का काम किया, बहुत जबरदस्त काम किया। और ये होती है असली हार्मनी, साथ में चलना, साथ में रहना, साथ में प्रोग्रेस करना, साथ में डेवलप करना, एक दूसरे के साथ सुख दुख में भाग लेना, ये होती है चीज। ये सीखिए आप लोग, जो बाकी मैं पाकिस्तानियों को कहता हूं, ये सीखो दुबई से और सऊदी अरब से, लेकिन आपने अच्छी चीजें नहीं सीखनी है, आपने बुरी चीजें ही सीखनी है। तो मैं ये भी बता दूं कि ये मंदिर बनाने में और इस मंदिर के मैनेजमेंट में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमान भी हैं मंदिर में, यकीन नहीं हो रहा। सुनिए। तुम्हारा क्या नाम है दोस्त? आसिफ। आसिफ, कैसे लग रहा है मंदिर? बहुत अच्छा लगेगा। तुम कहाँ से हो? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से। जो यहाँ बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, सब जगह से लोग काम कर रहे हैं। हाँ, पूरा जाएगा में इधर काज करेंगे। अच्छा, तुम भी मेंटेनेंस में हो? तुम्हारा क्या नाम है दोस्त? विमल। विमल, हाँ, तुम कहाँ से हो? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से, अरे वाह।
बांग्लादेश में तो मंदिर सेफ है, नहीं है? यहाँ तो ठीक चल रहा है। बांग्लादेश में बहुत बहुत बड़ा मंदिर है। हाँ। इधर भी वो बहुत बड़ा मंदिर बनाया, हाँ। लेकिन इतना बड़ा नहीं है, छोटा छोटा है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से। जी, क्या हाँ। नाम है आपका? आदि बख्श। आदि बख्श। जी हाँ, कैसा लग रहा है मंदिर? बिल्कुल सही है, ओके है। हम इधर काम करते हैं, बिल्कुल सही है। हाँ। माशाल्लाह अच्छा बनाया, हम लोगों ने सफाई किया माशाल्लाह अच्छी तरह से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। हाँ जी जी, आपके पाकिस्तान में तो चुनाव हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है यहाँ, ये बस तो लगे रहते हैं लोग। आसिफ जरदारी है भी बोलता है हम आगे हैं, नवाब शरीफ को मंगा गया है, वो बोलता है हम आगे जाएं, बस पीपी पार्टी है, बस इमरान खान को जेल में धकेल दिया, वो तो आप यहाँ कभी नहीं आएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अली मुल्ला है। अली मुल्ला जी, आप यहीं से? कहाँ से? पाकिस्तान। पाकिस्तान। जी। आपने क्या काम किया यहाँ? मैं इधर मंदिर की क्लीनिंग करता हूँ, उसकी सफाई करते हैं हम लोग, क्लीनिंग का काम करते हैं, सप्लाई में चलते हैं। तो ये सब लोग खुश है मंदिर बनने? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमें खुशी है, बेहतर खुशी है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूँ, हमें खुशी है कि हमारे इंडियन भाई लोग हैं, ये मंदिर लगे इधर है, वो लोग पूजा पाठ करेंगे, इधर आएंगे और भी इधर आबादी होगी, हम बहुत खुश हैं, ऐसा नहीं कि हम खुश नहीं, हमें बहुत खुशी है, हम हैप्पी है। देखिए, उससे लोगों को ये भी तो समझना चाहिए, जैसे वहाँ इंडिया में भी बहुत मंदिर बन गए, अब या अच्छे बन हमारे रहे पाकिस्तान मंदिर भी हैं। हाँ। हाँ हमारे पाकिस्तान मंदिर बहुत है, ऐसे नहीं है। हर आदमी का अपना अपना मजहब होता है ना, को मंदिर का पूजा करता है, को बुजुर्ग है वली है हमारे उसकी पूजा करता है, हर आदमी का अपना अपना मजहब होता है, ऐसा नहीं जो नहीं है। हमारे पाकिस्तान में बहुत मंदिर है माशाल्लाह, लोग पूजा करते हैं, हम अपने मंदिर है, मंदिर में पूजा करने वाले कम हो रहे हैं वहाँ पे। कम किया है ना, हाँ। कम थी बिल्कुल। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा कमती है। उधर हमारे साथ हिंदू लोग हैं ज्यादा है, ऐसा नहीं कि नहीं है, मिक्स में है। हमारे भाई हैं। धीरे धीरे कम हो रहे हैं, आबादी घट रही है। हमारे भाई है, ऐसी हमें कोई बात नहीं है कि हम ये इंडियन है, हम पाकिस्तानी, हम इधर काम करते हैं, इधर बाहर वो नंगर जो मिलते हैं वो हम खाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खाते, वो भी खाते हैं हम। बहुत बढ़िया। तो देखिए, यहाँ लोग आएंगे तो सबको रोजगार मिलेगा ना, काम मिलेगा। वही है बात, हमें खुशी है, हमारे इंडियन लोग भाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह भाई रहेंगे, तो ये हमें बहुत खुशी है कि इधर मंदिर बन गई है अबू धाबी दुबई में, तो ये लोग इधर आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे और अपना इधर पूजा पाठ करेंगे, ये तो खुशी की बात है। देखिए, तो आप समझ रहे हैं कि हम क्यों कहते हैं कि हम मिलजुल कर चलने वाले लोग हैं, हम को एग्जिस्टेंस में विश्वास करते हैं। दुबई और सऊदी अरब, यूएई और सऊदी अरब, ये दोनों समझ चुके हैं कि को एग्जिस्टेंस क्या होती है और हिंदुओं से सीखने की जरूरत है। डेजर्ट के अंदर उन्होंने लाइव पौधों के साथ जो आर्किटेक्चर है, हर जो उन्होंने गार्डन बनाया है वो भी देखने के लायक है। और उसके बाद मैं उसके बाद दुबई वर्ल्ड के अंदर, जिसमें सारे मुल्कों को के उनके रेस्टोरेंट और दुकानें हैं, जिसके अंदर भारत का मैंने देखा बहुत बड़ा उनका पेविलियन था, पाकिस्तान के पेविलियन को मैंने देखा, अमेरिका के पेविलियन को देखा, एंजॉय किया। और जो दुबई का जो मैंने खासकर जो चीजें नोटिस की अबू धाबी और दुबई के अंदर, पैसा जाहिर उनका है लेकिन दिमाग दूसरे लोगों का है, इमिग्रेंट्स का लगा है वहां पे। और जो मैंने उनकी बिल्डिंगें देखी हैं, डाउनटाउन देखे हैं, बिल्कुल इसी तरह लगता था जिस तरह यू आर इन स्टार वॉर। फिर उनके एयरपोर्ट जिस तरह आपको पहले ही पता है कि वो दे आर सेकंड टू नन। तो चीमा साहब, उसके बाद जो 2-4 चीजें मैं शेयर करना चाहूंगा। मैं पहली दफा 35 साल में अमेरिका आया हूं तो मायूस हुआ। मैं जब भी अमेरिका आता था पहले, चाहे मैं रशिया गया, चाहे मैं चाइना गया, चाहे मैं यूके यूरोप जाता था, वापस आता था तो आई ऑलवेज यूज्ड टू हैव फीलिंग्स कि आई हैव लैंडेड टू द बेस्ट कंट्री ऑन द प्लैनेट। इस दफा मुझे जब मैंने लैंड किया है डलस एयरपोर्ट पे, तो मुझे लगा है जिस तरह मैं 50 साल पीछे आ गया। क्रिपलिंग स्ट्रक्चर। और मैं एक हंसी वाली चीज भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आती दफा इमिग्रेशन जो है, इत्तेहाद पे मैं आया हूं तो इमिग्रेशन अबू धाबी के अंदर हो गई, तो वहां मेरी एटलीस्ट 15 दफा पासपोर्ट चेक किया गया। हर जब भी आप टर्न लेते हैं, आगे बंदा खड़ा होता था, वो पासपोर्ट पूछता था। मैंने अजरा मजाक मैंने कहा यार कि इतना पासपोर्ट क्यों चेक कर रहे हैं, 15 लोग चेक कर रहे हैं। तो इमिग्रेशन का जो ऑफिसर था वो मुझे कहता, बिकॉज यू आर गोइंग टू अमेरिका। मैंने उसको कहा, भाई मेरा पासपोर्ट 15 दफा चेक कर लिया, मैक्सिको का बॉर्डर तो बिल्कुल खुला है, उधर तो जाते नहीं हो तुम। 3 लाख बंदा एक महीने में क्रॉस कर रहा है बॉर्डर, और यहां पे आप अबू धाबी में आपने 15 दफा एयरपोर्ट के ऊपर मेरा पासपोर्ट चेक कर लिया। चुप कर गया था वो। उसके बाद जब मैं नीचे उतरा, दूसरी बात जो शेयर करना चाहूंगा, चीमा साहब, मैंने जाके जो लगेज की कार्ट है वो मैंने न्यू दिल्ली ली, कोई उसके चार्जेस नहीं थे। अबू धाबी मैंने कार्ट ली, कोई चार्जेस नहीं। उतरता क्या हूं मैं डलस एयरपोर्ट पे, $6 उन्होंने चार्ज किया कार्ड यूज करने, कार्ड डाल के मैंने $6 लिए।
गुर्बत मुझे नजर आई है इस वक्त। मैंने इस दफा मैं उतरा हूं एयरपोर्ट पे, अमेरिका गरीब नजर आया, यतीम नजर आया इस दफा मुझे अमेरिका, फर्स्ट टाइम। और मैं आज भी आई एम हैवी हार्टेड बिकॉज दिस इज माय, मैं किश्तियां जला के यहां आया था। दिस इज द कंट्री, दिस इज माय किड्स कंट्री, दिस इज माय ग्रैंड किड्स कंट्री। डायरेक्शनलेस, हेल्पलेस, लीडरलेस, होपलेस, होपलेस। इनके बच्चे रिफ्यूज कर चुके हैं कि हमने तालीम हासिल नहीं करनी, ये रिफ्यूज कर चुके हैं हमने नहीं पढ़ना। मैं जहाज में बैठा, मैंने फॉक्स चैनल, मैंने इंटरनेट लिया जहाज के अंदर, तो मैं फॉक्स की न्यूज देख रहा था। तो बाल्टीमोर से एक 11 साल का बच्चा, 17 गाड़ियां उसने चोरी की, 17 कार्स। ये आप फॉक्स के गूगल करके देख लो, उस पर न्यूज के ऊपर मौजूद है। 11 साल का बच्चा जो भी गाड़ी चलाने की सलाहियत नहीं रखता, 17 गाड़ियां उसने चोरी की, उसको छोड़ दिया गया। ये फ्यूचर है ऑफ दिस कंट्री। मैं उतरता गया हूं एयरपोर्ट के आगे, तो वही टूटा एयरपोर्ट है, टूटे इमिग्रेशन और कस्टम्स के लोग, रूड, बदतमीज, और एयरपोर्ट क्रिपलिंग एयरपोर्ट, डर्टी, नेस्टी। जहां से मैं अबूधाबी, दुबई और दिल्ली एयरपोर्ट देख के आया, चंडीगढ़ देख के आया हूं, मुझे वहां फ्यूचर नजर आ रहा है। पैसे की रेल पेल नजर आती। चीमा साहब, मैं पहले जिंदगी के अंदर, I'm a very practical person, मैं ज्यादातर जब ट्रैवल करता था इंटरनेशनल, मुझे एयरपोर्ट से पता चल जाता था इस मुल्क की इकॉनमी का क्या है। लोगों के कपड़ों से, लोगों के चेहरों से, लोगों के सूट केसेस से पता चल जाता है इस कंट्री की इकॉनमी क्या है। बिजनेस लॉन्च से अंदाजा हो जाता है कि कंट्री की इकॉनमी क्या है। मैंने डिप्रेशन देखा इस वक्त अमेरिका के अंदर, और वाकई ही मैं जब आया हूं, मैं कल से खबरें पढ़ रहा हूं, मेसीज अपने स्टोर बंद कर रहा है, वॉलमार्ट अपने स्टोर बंद कर रहा है। फेक लोगों को बता देते हैं कि जी इन्फ्लेशन नहीं है, लोग इन्फ्लेशन से, बेरोजगारी, हालात खराब है इस कंट्री में, ना किसी को, और सिर्फ पैसा जंगों के लिए देते हैं क्योंकि उसमें से किकबैक्स लेते हैं। अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो लूट रहा है इस मुल्क को, सिर्फ इस पे पैसा जा रहा है। इस मुल्क के अंदर एक सड़क नहीं बना सके पिछले 25 सालों में। यूपी के अंदर 6 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। आप मुझे अमेरिका में बताएं कितने एयरपोर्ट बन रहे हैं। अमृतसर का अलग एयरपोर्ट है, जयपुर का अपना एयरपोर्ट है, हर स्टेट के अंदर 6 एयरपोर्ट है। लेकिन यहां पे आप मुझे बताएं पिछले 25 सालों में कोई नया एयरपोर्ट बना हो, कोई नई सड़क बनी हो। हाँ, 1960s में बनाया था जब ये तरक्की कर रहे थे। तरक्की के लिए वहां पे कॉमर्स, वहां पे, अब मैं उसकी एक और बताता हूं बात, ये छोड़े इस पर। चीमा साहब, परसों मोदी साहब ने जाके कलकत्ता में एक अंडर वाटर टनल का इफ्तिताह किया है, और मैं उसके बाद बताना चाहूंगा कि उस पर खासियत क्या है उस टनल की। 4.8 किलोमीटर की टनल है, 9 फीट डीपर देन द लेवल ऑफ द रिवर, 9 मीटर डीपर, और कंप्लीट की है 66 दिनों के अंदर। 66 दिनों के अंदर कंप्लीट की गई। मैं जब भारत के अंदर वहां मौजूद था, $10 बिलियन का सेमी कंडक्टर का प्लांट लग रहा है गुजरात के अंदर, $10 बिलियन उसकी लागत होगी। कमाल क्या होगा, 100 दिनों के अंदर अंदर वो कंप्लीट होगा, 100 दिनों के बाद वो ऑपरेशनल होगा। तो चीमा साहब, ये मुझे बिल्कुल, मैं इस बात पे, ये मैं सर्टिफिकेट इस वक्त लेकर आया हूं या देकर आया हूं कि वाकई ही सन विल बी राइजिंग फ्रॉम इंडिया। कौम के अंदर मैं एपेटाइट देख कर आया हूं, कौम के अंदर मिडिल क्लास की तालीम देख कर आया हूं। जब हम लोग ये बातें करते हैं ना, तो शायद दुनिया को भरोसा नहीं होता है, बट ये बंदा आया, ग्राउंड रियलिटी देखिए इसने। चूंकि ये अमेरिका में बंदा रहता है, डेवलप्ड कंट्री में रहता है, हो सकता है ये भी कि थोड़े निराश हैं, बट हो सकता है कि भाई नई सड़क बनाने की जरूरत नहीं पड़ी हो, पुरानी सड़कें अभी भी चल रही हो, अच्छी हो, टूटी फूटी ना हो। लेकिन फिर भी उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि भाई नई सड़क नहीं बनी। ये बंदा कई शहरों में घूम कर गया, देख कर गया, तब जाकर ये बातें कह रहा है, ग्राउंड रियलिटी बता रहा है कि मैंने अपनी आंखों से ये चीज देख कर आया हूं, मैं अपनी आंखों से यहां पर रहकर आया हूं, मेरी आंखों के सामने वहां पर यह हो रहा था। इससे बड़ा प्रूफ तो कोई और नहीं हो सकता। और इनको क्या जरूरत है झूठ बोलने की, ये तो अमेरिकी हैं, इनके पोते पोते सब अमेरिका में रहते हैं, आज से नहीं कई डिकेड से रह रहे हैं अमेरिका में, इनको किसी चीज की कमी भी नहीं है, वो क्यों झूठ बोलेंगे वाला, है कि नहीं? तो आप लोग समझिए और सीखिए इससे कुछ, पाकिस्तानियों को कह रहा हूं। मैं हमेशा आपको ये कहता रहा हूं कि भारत का सबसे बड़ा वेपन जो है इंटरनेट, उनका इंस्टीट्यूट ऑफ
टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो कि बहुत रैपिडली तरक्की कर रहे हैं। जिस तरीके से वो और दूसरा मेरे लिए एक और बड़ी आनर की बात है चीमा साहब कि मैं वापस जा रहा हूं टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन जियो इकोनॉमिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। आई विल बी गोइंग बैक इन मे। तो लेकिन ये कि तो मैं आपको बता दूं कि आईआईटी टेक्नोलॉजी में सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, वैसे ही मैनेजमेंट में आईआईएम है। आईआईएम में आपको दाखिला मिल गया, बड़ी बात है, और वहां से अगर आप पास हो गए, ये और भी बड़ी बात है। आईआईएम वाले टॉप का इंस्टीट्यूट है ना भाई, टॉप का, दुनिया भर में नाम है आईआईएम का, तो बड़ी बात है। साहब मैं अपनी फीलिंग्स लेकर आया हूं, मैंने आपसे वो शेयर की हैं। दूसरा, जब बात करते हैं कि हम आगे कहां जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर चेंजेस, आप जाहिर है हम पाकिस्तान को भी टच करते हैं। मेरे मादरे मिल्लत है, मेरा होम कंट्री है। मेरा होम कंट्री तो अमेरिका, बट इट्स माय मदर कंट्री पाकिस्तान। नई उसमें जो हमारी कैबिनेट है, नई असेंबली है, उसने अपना हल्फ उठाया है। शहबाज शरीफ साहब ने सलूट कर दिया है आर्मी चीफ साहब को। और जो आपकी नई असेंबली है, जो इलेक्टेबल उसमें आए हैं, उसमें सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट बात यह आई है कि 4 साबिक वजीर आजम इस दफा असेंबली में है, 4 साबिक स्पीकर इस असेंबली में है, 3 साबिक सदर इस असेंबली में है। 3 साबिक सदर हैं, 1 सदर का दामाद है, 3 साबिक सदूर के पोते हैं और 1 साबिक सदर का नवासा है। तो दर हकीकत ये सारे नवासे और पोतों की गेम है सारी। वही है इलेक्टेबल, जो पार्टियां बदल बदल के आ रहे हैं आपके आमने सामने। कोई चेंज की तवक्को नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर होगी कि अब $8 बिलियन आप आईएमएफ से मांगने के चक्कर में पड़ चुके हैं। हमारे वजीर आजम साहब ने सबसे पहला काम यही किया ओथ लेने के बाद कि उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया है कि तैयारी करें, आईएमएफ के सामने $8 बिलियन लाना है। उसके बाद हो गया क्या? एक तूफान आएगा महंगाई का, तूफान आएगा एक महंगाई का। आपका तेल, गैस, पेट्रोल, हर चीज महंगी होगी। आपका बजट बनाएगा आईएमएफ। वो $8 बिलियन कहां जाएगा? वो सिर्फ लंदन और टोरंटो में आपके जो 5,000 रूलिंग एलीट है, उनके बच्चों के खर्चे और प्रॉपर्टी में खर्च होगा। लेकिन उसकी किस्तें आप देंगे। आपके गुर्दे, पहले एक गुर्दा दे दिया गया पिछली दफा, अब दूसरा गुर्दा जो आपका बचा है वो साइन करेंगे वो। चीमा जी का चेहरा जरा देखिए, मैं तब से देख रहा हूं, चीमा जी का चेहरा भक्क से उड़ा हुआ है कि तारड़ साहब ये बोल क्या रहे हैं, तारड़ साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं। जिस भारत के बारे में हमने सुना कि वहां तो गुर्बत है, वहां बेकार है, वहां पे इंतहा पसंदी है, वहां पर तो फांसीवाद है, यहां पर तो वो है, फासिस्ट गवर्नमेंट है, उसकी तारड़ साहब तारीफ कर रहे हैं, देख कर आए उसके बारे में बता रहे हैं। और जब पाकिस्तान की बात हुई तो पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहे हैं। अब आप जरा चीमा साहब के चेहरे के रंग का अंदाजा, उनके भाव का अंदाजा लगाइए कि इस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। वो किधर किधर उनका दिमाग दौड़ रहा होगा कि यार ये हो क्या रहा है। समझ रहे हैं आप? चेहरा देखिए बस आप चीमा साहब का, देखने लायक है। मेरे ख्याल में ये आपका मुस्तकबिल है। जो दुनिया के बारे में ओवरऑल आपको बताऊं तो सबसे बड़ी खबर कल परसों की यह है कि रशिया और चाइना चांद के ऊपर एटॉमिक रिएक्टर बनाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप जिहाद की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपके माजी में आपके आबाओ अजदाद ने कभी नहीं किया था। आपको जिहाद के पूरे स्पेलिंग नहीं आते। आपने आज तक पठानों अरबों के सामने जिहाद नहीं किया। आपने ब्रिटिश के खिलाफ जिहाद नहीं किया। आप टीटीपी के खिलाफ जिहाद नहीं कर रहे। आप अपनी जहालत के खिलाफ जिहाद नहीं कर रहे, गुर्बत के खिलाफ जिहाद नहीं कर रहे। लेकिन ड्रामा क्या है? गाजा के लिए हम जिहाद करें, गाजा के लिए जिहाद। तुक के साथ मैं कहूंगा चीमा साहब, जो सदर जियाउल हक ने फसल बीजी थी डॉलरों के लिए, अफगानिस्तान के ड्रामे के लिए, वो पक के तैयार हो चुकी है। वो कभी किसी खातून के कपड़े के ऊपर हलवा लिखा हो तो वो उसके पीछे पड़ती है, कभी किसी के पीछे पड़ती है, कभी किसी के पीछे पड़ती है। यही मुकद्दर है आपका। प्रैक्टिकली यू हैव नेवर मेड पाकिस्तान, और आज भी आप सिर्फ पाकिस्तान फाइलों में मौजूद है। प्रैक्टिकली इट डजंट एग्जिस्ट। ये सारा फेक सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम, और पीपल हैव नो क्लू व्हेट इज देयर डायरेक्शन। कोई पता नहीं आज तक कोई। मैं कल भी एक किसी के साथ बैठा था बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग में,
तो मैंने उनसे पूछा था कि आप ज्यादा पाकिस्तानी अपने आप को समझते हैं, पाकिस्तान में आप बड़े असर रसूख रखते हैं, मुझे आज भी अगर कोई एक आदमी का नाम बता दें जो पाकिस्तान को बचाने की सलाहियत रखता हो या बचा सकता हो या कुछ कर रहा हो पाकिस्तान बचाने के लिए, तो वो जवाब देने से कासर थे। मेरे कान उस आदमी का नाम सुनने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ है कि पाकिस्तान हैज नो डायरेक्शंस, नो करंटली मुझे कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही है, चाहे असेंबली हो चाहे कुछ हो। एक आज ड्रामा सुना नया हुआ है कि कहते हैं जी 3 अफगानियों को पकड़ लिया जो अडयाला जेल के ऊपर हमला करना चाहते थे। वहां एजेंसियां आसपास फिर रही हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि खान साहब सरेंडर कर चुके हैं, रमजान के लिए उनको बनीगाला ले जाने के लिए ये स्कीम तैयार की गई है। कुछ लोग कुछ कहते हैं, जितने मुंह उतनी बातें हैं। लेकिन ये कि इस तरह कंट्री चलते नहीं है। जब जेल को हॉलिडे इन बना दिया जाए, मैरियट बना दिया जाए, जब मैरियट को जेल बना दिया जाए, तो फिर इस तरह तो नहीं रह चीमा सब चलता। चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ी है तो पूरा वीडियो तो नहीं देख सकते, लेकिन जितनी बातें तारड़ साहब ने कह दी हैं वो बड़ी मजेदार बातें कही हैं। और ये एक तरह से पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा है, उन पाकिस्तानियों के मुंह पे तमाचा है जो भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, भारत को पीछे दिखाने की कोशिश करते हैं, भारत की डेवलपमेंट को मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है। अजी जनाब, आप किस चक्कर में पड़े हैं? भारत ने आपको अपनी लिस्ट से बाहर कर दिया है। हम आपके बारे में बात भी नहीं करते। हम आपके बारे में मतलब मैं तो बात करता ही हूं। जो हमारी पावर एलीट है, जो इस देश को चला रही है, हम ज्यादा बात नहीं करते पाकिस्तानियों के बारे में। क्यों बात करेंगे भाई? एक फेल्ड स्टेट की बात क्यों करें हम? एक कुछ स्टेट की बात क्यों करें? उस पर अपना टाइम क्यों खर्च करें जहां पर कुछ भी नहीं हो रहा? मैं तो काउंटर करने के लिए बैठा हूं, इसलिए मुझे करना पड़ता है, मजबूरी है, क्या करूं? खुला मैदान तो दे नहीं सकते। लेकिन जिनको देश चला रहे हैं हमारे यहां, उनको फुर्सत नहीं है, वो अपने आप में मस्त है। हाँ, जहां पर पाकिस्तान के लिए कंसर्न है, वो काम चल रहा है, वो हो रहा है। जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात चीमा साहब ने कही, पता नहीं आप लोगों का कितना ध्यान गया उस पर, जो IMF से $8 बिलियन मिलने वाले हैं पाकिस्तान को। अच्छा, मैं आप लोगों को क्या कह रहा था कि ये महंगाई का अभी ट्रेलर आप लोगों ने देखा है, महंगाई की पूरी फिल्म अभी बाकी है। और वो फिल्म का जो पहला पार्ट है, पहला हिस्सा है, वो आने वाला है। बस जैसे ही अप्रूव होता है लोन आपका 8 बिलियन का, अप्रूवल से पहले आपको असर उसके दिखेंगे आपको जमीन पर। तेल, गैस, खाना पीना, राशन, ये वो एवरीथिंग जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, वो सब महंगा होने। और जैसे जैसे किस्त आती जाएगी वो चीजें और महंगी होती जाएंगी, आपका टैक्स और बढ़ता जाएगा। तो चिल्लाएगा कौन, रोएगा कौन? आम आवाम रोएगी। क्या पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से किसी नेता के ऊपर कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ेगा। क्या सब्जियां और फल महंगे हो जाएंगे तो किसी नेता के प्लेट से सब्जी और फल गायब हो जाएगी? नहीं गायब होंगे, वो आम आदमी की प्लेट से गायब होगी चीज। राशन महंगा हो जाएगा तो क्या आपके नेता जो MP, MNA, PM, प्रेसिडेंट जितने हैं, ये जितने, इनकी प्लेटों से रोटियां कम हो जाएंगी? नहीं कम होंगी। किससे कम होंगी? आपके आम आवाम से। पेट्रोल डीजल, आपकी आर्मी वाले, उनको कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क आपको पड़ता है। महंगाई की मार भी आप झेलोगे, टैक्स भी आप ही दोगे। बिजली आपकी आर्मी वालों और उनके लिए फ्री है, टेलीफोन बिजली वालों और उनके लिए फ्री है, इंटरनेट आपके आर्मी वालों और उनके लिए फ्री है, जो नेता हैं उनके लिए फ्री है। आम जनता को नहीं है फ्री। आम जनता को पैसा भी देना है, आम जनता को टैक्स भी देना है, और उस टैक्स के पैसे से अय्याशी कौन करेगा? फ्री में काम, चीजें कौन ले रहा है? आर्मी वाले, आपके नेता। अब बता दीजिए मैं गलत कह रहा हूं तो महंगाई की ऐसी मार पड़ने वाली है मेरे दोस्तों, पाकिस्तान के दोस्तों, जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जो अभी तक आप बिजली के रेट्स देख रहे हैं, गैस के रेट्स देख रहे हैं, सब्जियां महंगी देख रहे हैं, सामान महंगा देख रहे हैं, ये एक झलक भर है। पूरी पिक्चर बाकी है अभी देखिए। और तारड़ साहब ने भारत का आपको बता ही दिया। भारत के बारे में आपने देख ही लिया कि भारत क्या कर रहा है, भारत क्या कर सकता है और भारत क्या करने वाला है। भारत बहुत कुछ करने वाला है जो आपकी समझ से और आपकी सोच से भी परे है। दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको ये बातें कैसे लगी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शेयर करना इसलिए जरूरी है कि बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए, हमारे देश के भीतर पहुंचनी चाहिए।
बहुत ज़रूरी है पहुंचना लोगों तक। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।